नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता ये बात को प्रचारित कर रहे थे कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, उन सबको जवाब मिल गया। प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं, लड़ क्या रही हैं, जीत जाएंगी, कोई शक ही नहीं है किसी को। प्रधानमंत्री पर वो जबरदस्त कटाक्ष करती हैं, तो अब पार्लियामेंट में बहुत बढ़िया नजारा आएगा। भाई बहन दोनों होंगे और प्रियंका गांधी मोदी जी को उनकी शैली में जवाब देंगी। प्रियंका गांधी की पार्लियामेंट में एंट्री से कांग्रेस बहुत बम बम है। उधर मोहन भागवत और योगी की मुलाकातों पे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी कि एक दिन में 2 मुलाकातें हुई, फिर अगले दिन अखबार में छपी मुलाकात नहीं हुई। तरह तरह के कयास हैं और ये पहली बार हो रहा है कि संघ भी बता नहीं रहा है कि मुलाकात हुई या नहीं, और ना संघ ऐसे मामलों पे स्पष्टीकरण दे देता है। मैं जाने माने पत्रकार अभय दुबे जी के साथ शो करता हूं। आज मैंने ये सारे सवाल उनसे पूछे और जानना चाहा कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में जो दुर्गति है, इसको रोकने का उपाय क्या है। क्या मुख्यमंत्री को बदला जाएगा या फिर कोई और उपाय है जिससे दलित और पिछड़े आ जाएं। महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा तीनों राज्यों में चुनाव होने हैं और बीजेपी की बैंड बजी हुई है। ये सारी बातें इस इंटरव्यू में बहुत शानदार बातचीत है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं अभय जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दिनेश जी आपका। आखिर वही हुआ जो अनुमान लगाया जा रहा था कि राहुल गांधी रायबरेली में रखेंगे सीट और बायनॉट छोड़ेंगे और प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगी। तो देर सवेर प्रियंका गांधी ने सक्रिय राजनीति में चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ कदम रख दिया। अब तक वो कई जगह प्रभारी रही थी, संगठन का काम देख रही थी, लेकिन अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाएंगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वायनाड सीट से उनका जीत पाना लगभग तय ही है। मतलब चुनाव होगा लेकिन तय है कि प्रियंका गांधी चुनाव जीत जाएंगी। तो संसद में पहली बार बेट भाई और बहन दोनों एक साथ नजर आएंगे। प्रियंका गांधी की शैली अपनी है, ये बोलने की बहुत ज्यादा ध्यान खींचती हैं। तो ये कांग्रेस का ये बड़ा दांव यही था कि सतीश शर्मा को जिता दो, क्षमा कीजिएगा, किशोरी लाल शर्मा को जिता दो और फिर प्रियंका गांधी को वायनाड से भेज दो। ये दांव कैसा है आपकी दृष्टि से? देखिए, आपको याद होगा कि जिस वक्त पर्चे भरे जा रहे थे उससे ठीक पहले जब ये कयासबाजी हो रही थी कौन कहां से लड़ेगा और वायनाड से लड़ेंगे राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की चुनौती का सामना करेंगे या नहीं करेंगे, या रायबरेली से लड़ेंगे, क्या होगा। क्योंकि रायबरेली की सीट तो खाली हो ही गई थी, सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा की सदस्य हो गई थी। तब हम लोगों ने ये अनुमान लगाया था, वो अनुमान हम लोगों का सही बैठा, हमारा और आपका दोनों का अनुमान था कि राहुल गांधी रायबरेली से लड़ेंगे और फिर वायनाड छोड़ देंगे चुनाव जीतने के बाद, और वहां से प्रियंका गांधी लड़ेंगी। इस तरह भाई बहन दोनों ही चुनकर संसद में पहुंच जाएंगे। अच्छा, लेकिन इसके बाद में और भी बहुत सारी कयासबाजी हुई। तब इतना अंदाज नहीं था हम सब लोगों को कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव कैसे होंगे। सारी चीजें अनुमानों के दौर में थी। ये नहीं पता था कि ये तो लग रहा था कि राहुल गांधी रायबरेली से अच्छा जीतेंगे, लेकिन किशोरी लाल जी भी इतना अच्छा जीतेंगे इसके बारे में कुछ दावे के साथ कहना अंदाज ही लग सकता था। अंदाज ये था किशोरी लाल जी अच्छी टक्कर देंगे, लेकिन वो स्मृति ईरानी को धुआंधार तरीके से हरा देंगे, ये अंदाजा नहीं था। आज की स्थिति तो ये है उत्तर प्रदेश में कि अगर प्रियंका गांधी, मतलब राहुल गांधी ने ये कहा भी है और हम लोगों को भी लगता है कि अजय राज इस तरह प्रधानमंत्री के मुकाबले लड़े, अगर प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री के मुकाबले खड़ा कर दिया जाता तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री बमुश्किल तमाम वो उस तरह जीतते जिस तरीके से वो एक थोड़े से वोटों से बंबई से एक कोई बंदा जीता है शिंदे की शिवसेना का। तो अब उत्तर प्रदेश की स्थिति बिल्कुल बदल गई है। उत्तर प्रदेश में तो हालत यह है कि कांग्रेस ने अब उन सीटों पर जो उसे अखिलेश यादव से समझौते के तहत मिली थी, उसमें उसके वोटों में बढ़ोतरी हुई है 36.7% अंकों की कांग्रेस की। आप सोचिए, 36.7 परसेंटेज पॉइंट्स की बढ़ोतरी कांग्रेस की हुई है। तो कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में बड़े जबरदस्त उछाल की ओर है, और अगर कांग्रेस के नेतृत्व ने, कांग्रेस की आला कमान ने इस उछाल को कायम रखकर पुष्ट नहीं किया और इसको और आगे नहीं बढ़ाया, अपने संगठन को मजबूत नहीं किया, अपनी उपस्थिति और जमीन पर न बढ़ाई, तो ये तो कांग्रेस हम सब लोग कहेंगे कांग्रेस ने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी। यही वो मौका होता है, यही वो ऐसे क्षण है जब आपको लाभ मिला है और इस लाभ को आप उत्तरोत्तर उसका विस्तार करते हैं और मजबूत करते चले जाते हैं।
तो कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में इतने बेहतरीन प्रदर्शन के बाद में मुझे तो पक्का यकीन था कि राहुल गांधी रायबरेली से सांसद रहेंगे। यहां तक कि आप देखिए ना कि अखिलेश तक ने करहल से विधायकी छोड़ने का फैसला किया और वो सांसद बन के केंद्र में आ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति ने लोकसभा चुनाव बहुत बड़ा विपक्ष के लिए गेम चेंजर। 2014 के बाद देखिए विपक्ष की क्या हालत थी। 50 सीटें समाजवादी पार्टी के लिए जीतना मुश्किल था। कांग्रेस का वोट प्रतिशत लगातार गिरता जा रहा था। बहुजन समाज पार्टी का वैसे ही जुलूस निकला हुआ था और इस चुनाव में तो और भी जुलूस निकल गया है। तो विपक्ष की राजनीति तो उत्तर प्रदेश में बड़ी जबरदस्त करवट बदली है और उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी में पूरा जूता राज छड़ा हुआ है। पूरे भाजपा की समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्यों हारे, कहाँ हारे, कैसे हारे, किसने गद्दारी की, कहाँ गद्दारी हुई, किसके मत्थे मड़ा जाए, बंद लिफाफों में क्या है जो वहां पे दिया जा रहा है। मैं तो समझता हूँ बंद लिफाफे खुलेंगे तो उसमें लीपापोती ही निकलेगी, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं, क्योंकि सब लोग सह अपराधी हैं। इसको अंग्रेजी में कॉम्प्लिसिट कहते हैं। नीचे से लेके ऊपर तक के लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की हार में उन सबका योगदान है, क्योंकि इतनी बड़ी हार तब तक नहीं हो सकती इसमें साधारण कार्यकर्ता से लेकर और मुख्यमंत्री तक सबका योगदान न हो, केंद्र के जो लोग इंचार्ज बना के भेजे गए थे उनका भी योगदान न हो। तो उत्तर प्रदेश में भाजपा की नैया सबने मिलकर डुबोई है और उसका फायदा मिला है विपक्ष को। विपक्ष की अपनी कोशिशें भी थी, उन्होंने मेहनत भी की, उनकी रणनीति भी अच्छी थी और किस्मत ने भी उनका साथ दिया। तो कुल मिला के हालत यह है कि जो सीटें भाजपा ने जीती हैं उन सीटों पर भी भाजपा का 5 से 7% से लेकर 10% तक वोट गिर गया है वहां पे। मतलब भाजपा जहां जीती है उत्तर प्रदेश में वहां भी ऐसा नहीं उनका वोट प्रतिशत बहुत बढ़ गया हो। उनकी ये भाजपा की बहुत बुरी हालत है उत्तर प्रदेश में। जीत में मजा है और हार में तो मजा होता ही नहीं है, ये हालत है उत्तर प्रदेश में। ऐसे में अगर राहुल गांधी और अखिलेश दोनों अपनी अपनी लोकसभा की सीटों को कायम रखना चाहते हैं और दूसरी सीटों से इस्तीफा देना चाहते हैं तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। क्या लगता है आपको प्रियंका गांधी अगर हाउस में पहुंचेंगी, जब वो बोलेंगी तो क्या नजारा होगा? क्योंकि प्रधानमंत्री पर वो प्रियंका गांधी वक्ता अच्छी हैं, मुझे नहीं पता संगठन में उनकी पकड़ कैसी है। व्यक्तित्व उनका अच्छा है, कार्यकर्ता उनसे प्रभावित होते हैं, लेकिन संगठन के लिए आपके संगठन पर पकड़ होने के लिए बहुत खूबसूरत व्यक्तित्व की आवश्यकता नहीं है। जैसे अमित शाह का व्यक्तित्व तो बहुत सुंदर नहीं है, लेकिन संगठन में उनकी पकड़ है। बहुत से लोग जो संगठन के महारथी होते हैं वो पृष्ठभूमि में रहकर काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा वक्ता होना भी बहुत कोई जरूरी नहीं है। जैसे भारतीय जनता पार्टी, कुशाभाऊ ठाकरे संगठन के आदमी थे, किसी ने उनका भाषण सुना है आज तक? किसी ने उनका भाषण नहीं सुना। तो ये होता है, लेकिन प्रियंका गांधी दरअसल उनमें संगठन पर पकड़ के अलावा, पकड़ को छोड़ दीजिए एक बार, उनके अंदर जननेता बनने की बहुत संभावना है। अपनी दादी की तरह लगती हैं, मास लीडर, हाँ, मास लीडर बनने की उनके अंदर, हाँ जी, मास लीडर बनने की उनके अंदर बहुत संभावना है। अगर वो ऐसा बन पाई तो राहुल गांधी के साथ में वो एक तरह से डबल दुनाली बंदूक की तरह काम करेंगे। वो कांग्रेस के लिए दुनाली बंदूक की तरह काम करेंगी और वो बंदूक जब संसद में चलेगी और उत्तर प्रदेश की जमीन पे चलेगी तो उसका बड़ा जबरदस्त असर होगा। ये जो भारतीय जनता पार्टी के भक्तगण हैं वो कहते थे कि भाई प्रियंका गांधी को राहुल गांधी आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, उनका कैरियर खत्म करना चाहते हैं। बड़े बड़े आरोप लगाए थे ये इस तरह के कि भाई गांधी परिवार में प्रियंका को दबाया अब तो जो भारतीय जो भक्तगण है उनको जवाब ये देना चाहिए। पुरानी बातें उन्होंने कहीं छोड़ दी है, उनको भूल जाए वो। अब तो उन्हें जवाब इस बात का देना चाहिए कि मोहन भागवत क्यों बार बार बुलंद आवाज में, मोहन भागवत, रतन शारदा और इंद्रेश कुमार जैसे लोग क्यों बुलंद आवाज में कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। भाजपा की थीसिस तो ये है कि भाई जिसको प्रवक्ता बोल रहे हैं हम चुनाव हारे ही नहीं है, हम तो चुनाव जीत गए हैं, हमारी सरकार बन गई है, हमारे हमारे कौन से कांग्रेस की 100 सीटें हैं, हमारी सीटें इतनी ज्यादा, तो इस तरह की बातें वहां पे की जा रही हैं। लेकिन संघ तो ये कह रहा है कि नहीं आप चुनाव हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि आप घमंडी थे, क्योंकि सत्ता आपके दिमाग पे चढ़ गई थी, यही सब तो बोल रहे हैं वो। उन बातों का उन्हें जवाब देना चाहिए अगर वो वास्तव में जवाब देने में उनकी दिलचस्पी है। प्रियंका गांधी की क्या वो खाकर आलोचना करेंगे? प्रियंका गांधी जैसी कोई महिला नेता तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है ही नहीं। किसी जमाने में सुषमा स्वराज वगैरह बड़ी अच्छी महिला नेता होती थी भाजपा की, लेकिन जब सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी तो नरेंद्र मोदी ने तो उनको बिल्कुल ढक्कन कर दिया था। उनकी हालत ये थी कि नेपाल से आगे कभी जाती नहीं थी वो। अमेरिका जब नरेंद्र मोदी जाते थे सुषमा स्वराज को साथ लेकर नहीं जाते थे। सुषमा स्वराज ने केवल विदाई देने जाती थी हवाई अड्डे पर और स्वागत करने जाती थी वापसी पर।
उनकी विदेश मंत्री के तौर पर नेपाल तक ही यात्रा हो पाती थी बेचारी की। तो उनको तो बिल्कुल ऐसा कर दिया था अपनी एकमात्र सबसे बड़ी महिला नेत्री को। दूसरी महिला नेत्री है उमा भारती, जो कि लोधी राजपूत बिरादरी की भी बहुत सम्माननीय नेता रही हैं। उनकी इतनी उपेक्षा हुई है, इनकी इतनी उपेक्षा हुई है कि उनकी जो चरखारी सीट थी वहां से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई है। दूसरे, आप उत्तर प्रदेश में जो लोधी समाज है उसने भाजपा के खिलाफ वोट किया है। पूरे बुंदेलखंड में लोधी समाज छाया हुआ है और दूसरी जगहों पे भी उसने भाजपा के खिलाफ वोट किया है। तो तीसरी जो ताकतवर नेत्री हैं स्मृति ईरानी, उनका प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री गए नहीं एक बार भी। वो कभी महिलाओं की नेता नहीं रही। स्मृति ईरानी अपस्टार्ट है। अपस्टार्ट का मतलब ये होता है कि ऊपर से टपकाई गई नेता है। ये छतरीधारी नेता है जो ऊपर से टपकाए जाते हैं। ऊपर से टपकाई गई नेता है। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ऐसे लोगों को हर पार्टी में मौका मिल जाता है। कुछ खास परिस्थितियों में, खास कारणों से स्मृति ईरानी को भी मौका मिल गया और उन्होंने एक बार राहुल गांधी कांग्रेस की अपनी गलतियों से राहुल गांधी 55,000 वोट से चुनाव हार गए। लेकिन उसके बाद देखिए आप, जो इतना बड़ा मौका मिल जाने के बावजूद भी स्मृति ईरानी उस मौके को भुना नहीं पाई। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में काम नहीं किया, केवल ढींगे मारती रही, लोगों से अशिष्टताएं करती रही और अंततः कितनी बुरी तरह चुनाव हारी। अब तो उनका कोई आवाज भी दूर दूर तक नहीं सुनाई पड़ती कि वो कहाँ है, क्या है। किसी कार्यक्रम में भी अब नहीं दिखाई पड़ती। ऐसा लगता है वानप्रस्थ ले लिया उन्होंने। हाँ, लगता तो यही है। इधर एक चीज की चर्चा और उत्तर प्रदेश में हो रही है। इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी कि मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात एक दिन में 2 बार हुई। आज कुछ अखबार छाप रहे हैं कि मुलाकात हुई नहीं, वो एक भी मुलाकात नहीं हुई। संघ की एक आप समझने की बात यह है कि संघ की एक युक्ति है, संघ की एक पॉलिटिकल टेक्नोलॉजी है। वो ये है कि वो एक बयान देते हैं और जब तक उस बयान का पॉलिटिकल इफेक्ट नहीं पैदा होता तब तक चुप रहते हैं उसके बारे में। जब चर्चाओं से उससे वो मकसद हल हो जाता है बयान का, तब फिर उस बयान का खंडन कर दिया जाता है या ये कहा जाता है कि बयान का मतलब ठीक नहीं निकाला जा रहा, ये मतलब नहीं था संघ का। जबकि मतलब बिल्कुल साफ है, बयान सुन लीजिए। अब तो जमाना भी चला गया जबकि ये वीडियो क्लिप नहीं हुआ करते थे। भाई एक जमाना था जबकि नेता लोग अपना बयान देकर मुकर जाया करते थे क्योंकि उसका कोई सबूत तो होता नहीं था। पत्रकार बयान सुनता था, हाथ से अपनी किताबिया में नोट करके ले जाता था और खबर लिखता था अखबार में। नेता के लिए बड़ा आसान था उस बयान से मुकर जाना। अब तो उनके बयान से मुकरना आसान नहीं है। लेकिन संघ की ये इस तरह के पुराना हथकंडा है उनका। वो मुझे इंडियन एक्सप्रेस की खबर में पूरा भरोसा है। इंडियन एक्सप्रेस की उस खबर के मुताबिक एक बार सुबह इन लोगों की मुलाकात हुई, एक और वो भी बंद कमरे में आधे घंटे तक मुलाकात हुई। उसके बाद में शाम को फिर मुलाकात हुई, वो भी बंद कमरे में आधे घंटे के लिए मुलाकात हुई। तो मुझे लगता यह है कि योगी आदित्यनाथ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत के साथ में सीधे संबंध है। उसमें बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, उसमें कोई अमित शाह वगैरह कोई हस्तक्षेप नहीं है, उसके अंदर सीधे संबंध है। और ये जो जांच पड़ताल चल रही है, इस जांच पड़ताल में अगर कोई आंच योगी आदित्यनाथ तक आती है कि उन्होंने कहीं असंतोष को शह दिया या भाजपा की जीत में प्रमुख भूमिका नहीं निभाई, तो मुझे लगता है कि मोहन भागवत उनकी रक्षा करेंगे। क्या बात हुई होंगी एक दिन में? अगर 2 बार मुलाकात हुई है, बंद कमरे में बात हुई है, तो आपके हिसाब से संघ ने ऐसा क्या, मोहन भागवत ने ऐसा क्या पूछा होगा कि दोबारा मुलाकात करने? ये पूछा नहीं जाता है, ऐसी मुलाकातों में पूछा नहीं जाता है। ऐसी मुलाकातों में उर्दू इसको कहते हैं तबादला ख्यालात, तबादला ख्याल मतलब विचारों का प्रधान जो है वो होता है उर्दू में जो कहा जाता है। तो ये देश की राजनीति किस दिशा में आप जाएगी इन परिणामों के तहत, तो वो मोहन भागवत जो बातें जानना चाहते होंगे उनसे कि भाई उत्तर प्रदेश में ये जो जबरदस्त पराजय हुई है इसका आपकी निगाह में क्या कारण है, तो उन्होंने योगी जी ने संक्षेप में उनको कह दिया होगा कि ये कारण है उनके। और बड़े आराम से वो बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर उनके प्रभाव का और उनके आकलन का और उनकी राजनीतिक समझ का भाजपा ने फायदा ही नहीं उठाया। पूरी की पूरी जो कैंपेन थी, मुहिम थी, वो तो हाईली सेंट्रलाइज्ड मुहिम थी। सारे सारे केंद्र क्या आदित्यनाथ जी से पूछ के टिकट बांटे गए थे? आदित्यनाथ जी से पूछ के टिकट तो नहीं बांटे गए थे।
टिकट तो जिसने बांटे थे उसने बांटे थे, जो समिति थी उसकी सिफारिशें थी, वो सिफारिशें उनसे पूछ के तो नहीं की गई थी। तो बहुत सारा ऐसा मसला है जो उन्होंने उन्हें बताया होगा। और फिर नरेंद्र मोदी की क्या स्थिति है, अमित शाह की क्या स्थिति है, इन तमाम बहुत सी बातों में चर्चा हुई होगी। अरविंद केजरीवाल के उस वक्तव्य पे चर्चा हुई होगी, बहुत सारी बातों में चर्चा हुई होगी। तो आपको लगता है कि क्या योगी की अब इस हद तक कमजोर स्थिति है कि दिल्ली उनको हटाने पे विचार कर सके, मुख्यमंत्री बदलने पे विचार कर सके? देखिए, चाहते तो होंगे वो हटाना, लेकिन वो बदल नहीं पाएंगे, हटा नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को जिसको भारतीय जनता पार्टी सारे देश में अपने स्टार प्रचारक के तौर पर पेश करती है, ऐसे व्यक्ति को अगर हटाया जाएगा तो हटाने से पहले एक लाभ हानि नुकसान का आकलन किया जाएगा कि रहने से क्या लाभ और हानि है, हटाने से क्या लाभ और हानि है। उसमें अगर रहने से लाभ ज्यादा है, हानि कम है, और हटाने से अगर हानि ज्यादा है और लाभ कम है, तो उसके बाद उसी हिसाब से फैसला लिया जाएगा। ये बहुत नाजुक मसला है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी की आला कमान के गले में अटके हुए हैं। वो ना उन्हें उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। तो वो बताइए, अगर योगी आदित्यनाथ का चेहरा रहता है, पहले ये जो हार हुई है इसमें पीछे सबसे बड़ा कारण है पिछड़े और दलितों की नाराजगी। अगर योगी आदित्यनाथ का चेहरा रहता है तो क्या पिछड़े और दलित फिर से बीजेपी से जुड़ पाएंगे? क्योंकि अभी तो नहीं, चलिए इसकी कोई गारंटी नहीं। पिछड़े और दलित योगी आदित्यनाथ के कारण नहीं जुड़े थे बीजेपी से। पिछड़े और दलित उस सोशल हाँ, वो तो इंजीनियरिंग अमित के शाह काम, की स्ट्रेटेजी से, अमित शाह की हाँ, स्ट्रेटेजी हाँ, थी। उस सोशल इंजीनियरिंग की वजह से जुड़े थे, जो कि सन 60 के दशक से दीनदयाल उपाध्याय के जमाने से की जा रही थी। अमित शाह ने उसको उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाया, इसमें कोई शक नहीं। उसकी वजह से धीरे धीरे कर ये हिंदू एकता बनी थी। योगी आदित्यनाथ की वजह से तो एक नया वर्ग जोड़ा था, भाजपा के वोटों में बढ़ोतरी हुई थी, वो तो राजपूत समाज। राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी का स्थायी वोटर नहीं था, कभी नहीं रहा। वो समाजवादी पार्टी के साथ भी जुड़ा रहा है और उसके बड़े नेता समाजवादी पार्टी के प्रति हमदर्दी रखते रहे हैं। मुलायम सिंह के जमाने से समाजवादी पार्टी से उनका संबंध रहा है, और अमर सिंह के जमाने में तो वो और भी ज्यादा उनसे हो गया था। जब वीर बहादुर सिंह कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में, उस वक्त राजपूत बिरादरी बड़े जोश में थी और वो कांग्रेस के साथ जुड़ गई थी, क्योंकि राजपूत बिरादरी को अपना एक मस्कॉट चाहिए, अपना नेता चाहिए। जब आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने बुलडोजर बाबा के तौर पर अपने प्रशासन का मॉडल उन्होंने एक चलाया, उन्होंने तो उत्तर राजपूत बिरादरी में बड़ा उत्साह पैदा हुआ। उसको लाभ भी हुआ विभिन्न मुकामों पर, मैं उसकी चर्चा भी नहीं करूंगा। तो उस लाभ की वजह से राजपूत बिरादरी उनके साथ जुड़ती चली गई। लेकिन जब उनको लगा कि ये नुकसान हो रहा है, राजपूतों को नुकसान हो रहा है टिकट बांटने में लोकसभा के, और हो सकता है कि आदित्यनाथ जी को हटाने के बारे में सोचा जा रहा हो, क्योंकि अमित शाह लगातार योगी आदित्यनाथ को अंडरकट कर रहे थे। तो उसकी वजह से कुछ पॉकेट्स में, मैं कहूंगा कुछ पॉकेट्स में राजपूतों ने गोलबंदी की, उससे भाजपा को नुकसान हुआ। अगर पूरे उत्तर प्रदेश को आप ध्यान में रखें तो ऊंची जातियों ने भाजपा को बहुत जबरदस्त वोट दिया है। 100 में 80 वोटरों ने ऊंची जात के भाजपा को वोट दिया है, उसमें राजपूत भी शामिल है। लेकिन कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर राजपूतों की वजह से भाजपा को नुकसान हुआ। तो ये आपको लग रहा है कि अब अगर चेहरा योगी आदित्यनाथ रहेंगे तो पिछड़े और दलित फिर लौट आएंगे उतने, मतलब क्योंकि अब ये बात भी आई है कि आदित्यनाथ जी का पिछड़े और दलितों से कोई संबंध है ही नहीं। ये मांग नहीं देखिए, होगी कि भाई आदित्यनाथ जी अगर वोटरों का सवाल है तो केवल वो राजपूत बिरादरी को ही भाजपा में बनाए रख पाने में सक्षम है, मैं ये मानता हूँ। दूसरे, उन्होंने एक जो कानून व्यवस्था सुधारने का जो मॉडल बनाया है, उससे भी जो मध्यवर्गीय लोग हैं, ऊंची जातियां हैं, वो भी प्रभावित हुए हैं। उसकी तरीका उनका कोई भी हो, ऑपरेशन लंगड़ा उन्होंने चलाया, अपराधियों को गोली मार दी जाएगी अगर वो सरेंडर नहीं करेंगे, इससे अपराधी लोग भाग भूग गए, माफियाओं का उन्होंने दमन किया। तो ये सब जो उन्होंने काम किए हैं, उसकी वजह से उनकी एक अच्छी छवि बनी थी। क्योंकि कानून व्यवस्था जो मुख्यमंत्री संभालता है, उसकी छवि तुरंत बहुत तेजी के साथ ऊपर होती। आदित्यनाथ जी को पिछले 2022 के चुनाव में इस बात का लाभ हुआ था, और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव 2019 के चुनाव में भी उनकी वजह से पहुंचा था। लेकिन ये एक ऐसी ये एक ऐसा पहलू है जिसके लाभ एक बार उठाए जा सकते हैं, बार बार नहीं उठाए जा सकते इसके लाभ। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज का लाभ हर चुनाव में आप, ऐसी गाय नहीं है इसमें जब आप दोहने के लिए जाएंगे पता उतना ही दूध देगी, अगली बार दोहेंगे तो उसमें कम दूध आएगा। तो ये ऐसी स्थिति होती है। इस बार उनको उसका लाभ नहीं हुआ,
तो अब और राजपूतों को भी लगा कि भाई हमारे नेता को तो हटाने की साजिश रची जा रही है, तो कई जगहों पे उन्होंने पंचायतें की और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट मांगा राजपूत नेताओं ने। और कई जगह राजपूत से नेताओं को अगर योगी आदित्यनाथ चाहते तो समझा के रोक सकते थे, उन्होंने अपनी तरफ से रोकने की कोई कोशिश भी नहीं की उनको। तो ये सारी की सारी बातें हैं। अगर योगी आदित्यनाथ को हटाया या केंद्र में ले गए तो राजपूत बिरादरी का एक बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी में चला जाएगा और समाजवादी पार्टी में ऊंची जातियों का एक जो टोटा है वोटों का, वहां भी वो और जुड़ जाएगा उनके साथ। क्या लग रहा है आपको कि अगर ये हालात बने रहे तो बीजेपी सरवाइव कर पाएगी उत्तर प्रदेश में? प्रधानमंत्री का 2-3 चरणों में पीछे रह जाना, सिर्फ 1.25 लाख वोटों से जीत जाना, कितना दर्द होता होगा उनको, दिल में दर्द होता होगा कि ये हाल हो गया उत्तर प्रदेश में। नहीं, देखिए एक चुनाव के अंदर अंदर भाजपा बिल्कुल अजेय लग रही थी उत्तर प्रदेश में, सारा उसका शीराजा बिखरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जिस तरीके से वो अपनी हार की समीक्षा कर रहे हैं, उससे मुझे नहीं लगता कि अभी जल्दी ही उनकी किस्मत उनकी पलटने वाली है। अभी उनको और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अभी अगले लोकसभा चुनाव से 29 के लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव होगा और मैं ये मानता हूं कि अगर अखिलेश ने और कांग्रेस ने अपने पत्ते सही तरीके से चले तो विधानसभा चुनाव में ये लोग भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हरा सकते हैं। हालांकि दोनों चुनाव बिल्कुल अलग अलग तरह के होते हैं। आप एक लोकसभा चुनाव में दो कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 निर्वाचन क्षेत्रों में अच्छे वोट पाए और 3 में हार जाएं तो आप चुनाव निकाल ले जाएंगे। लेकिन विधानसभा में वो 3 अगर आप हार गए, 2 पीछे रह गए तो आप पीछे रह जाएंगे। हाँ, आप एक निर्वाचन क्षेत्र में बहुत ज्यादा वोट पाके 4 निर्वाचन क्षेत्रों की जीत कवर कर सकते हैं लोकसभा में। ये विधानसभा में अगर आप 4 निर्वाचन क्षेत्र हार गए और एक ही में जीते तो आप गए काम से। तो बिल्कुल दो अलग अलग किस्म के चुनाव हैं। तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अखिलेश ने दिखाया है करके कि जो उनकी विधानसभा में जीत थी उस जीत को उन्होंने लोकसभा में बढ़ाया है। अगर वो लोकसभा की इस जीत को विधानसभा में तब्दील कर सकें तो वो उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। ठीक बात। और कांग्रेस के साथ मिली जुली सरकार बनाएंगे जो बहुत ही शक्तिशाली सरकार होगी। कांग्रेस का तजुर्बा भी उस सरकार के साथ में होगा सरकार चलाने का। और वो भारतीय जनता पार्टी के सारे राष्ट्रीय पैमाने पर पतन की घोषणा होगी। 2027 में होगा। अभी 2024 चल रहा है, 2.5 साल बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा। अब देखिए 2022 का चुनाव जीतने के बाद में 2.5 साल के 2.5 साल के अंदर अंदर देखो उत्तर प्रदेश में भाजपा की क्या हालत हुई। ठीक। लेकिन कोई नेता तो बड़े फूल जाते हैं। जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया मैं उनका काम ही नहीं करूंगा। नेता कैसे कह सकते हैं ये बात? देखिए ये चीज मैं इससे जोड़ के देखता हूं कि ये जो ईवीएम वाला मसला है, मैं इससे जोड़ता हूं। ये ईवीएम हैकिंग का सवाल नहीं है, मैं ईवीएम हैकिंग वगैरह में विश्वास नहीं करता। ईवीएम से क्या होता है कि जब आप एक ईवीएम के साथ में वो जिस मतदान केंद्र में रखी होती है, उस मतदान केंद्र जब गिनती होती है तो उस मतदान केंद्र में किस पार्टी को कितने वोट मिले उस ईवीएम से पकड़ में आ जाता है। और हिंदुस्तान में आबादी में बिरादरियां इस तरह रहती हैं, किसी इलाके में यादव ज्यादा रहते हैं, किसी इलाके में मुसलमान ज्यादा रहते हैं, किसी इलाके में ब्राह्मण ज्यादा रहते हैं, किसी में राजपूत ज्यादा हैं, किसी में लोधी हैं, किसी में काछी है, किसी में कुर्मी ज्यादा है, किसी में दलित ज्यादा है। ये इस तरह से हिंदुस्तान में बिरादरियां बड़े शहरों को छोड़कर जो अर्ध शहर और कस्बाई इलाके हैं, गांव हैं, वहां इसी तरह से है। तो वहां ईवीएम के नतीजे से ईवीएम पे एक नंबर पड़ा होता है, उस नंबर के आगे लिखा रहता है कि किस क्षेत्र की ईवीएम है, उस क्षेत्र में किस पार्टी को कितने वोट मिले हैं ये पता लग जाता है उसमें। इससे मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन होता है ईवीएम से। और ये समझने की बात ये है कि जब पर्चियों से चुनाव होता था, मतपत्रों से चुनाव होता था, तो सारे मतपत्र मिला दिए जाते थे और फिर सबकी गड्डियां बनाई जाती थी अलग अलग पार्टियों में, और फिर गड्डियों को गिनाया था। जानना असंभव था किसको किस इलाके से कितने वोट मिले। वो मतदान की गोपनीयता उससे सुनिश्चित होती थी। आज मैंने जब ये बात कही, आज सवेरे भी बात कही, शाम को कही, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्तागण बहुत नाराज हुए और वो बहुत ज्यादा उछलकूद मचाने लगे। खैर जैसा नेता है वैसे प्रवक्ता, मैं उसकी चिंता नहीं करता हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये चीज उनको बहुत चुभती है। एक नेता अभी सांसद चुना गया है, वो ये कह रहा है कि मैं मुसलमानों और यादवों का काम नहीं करूंगा, उन्होंने हमें वोट ही नहीं दिया।
हालांकि वो फर्क कर रहे हैं कि सार्वजनिक काम करूंगा, व्यक्तिगत काम नहीं करूंगा, आऊंगा तो चाय वगैरह पिलाऊंगा लेकिन व्यक्तिगत काम नहीं करूंगा। लेकिन ये कहना है कि उन्हें जरूरत कैसे हुई भाई, आप सही बात सोचिए। है। प्रधानमंत्री कहते हैं 140 करोड़ का मैं प्रधानमंत्री हूँ। जब एनडीए के सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र, पूरे निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि होने के लिए तैयार नहीं है, तो प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? अच्छा अभी जी लगता है क्या कि ये भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कब तक फाइनल हो सकता है और कौन हो सकता है? अलग-अलग नाम चल रहे हैं, अलग-अलग लोग कयास लगा रहे हैं और संघ का कितना दखल रहेगा? मुझे तो लगता है कि संघ जिसको चाहेगा वही बनेगा अध्यक्ष। मेरी अपनी समझ तो ये है, गलत और सही साबित हो सकती है। कोई पिछड़ा या दलित होगा या ऊंची जाति का होगा? कोई भी हो सकता है, वो पिछड़ा दलित हो, संघ जिसको चाहेगा वो बनेगा अध्यक्ष। मोदी जी उम्र राजी हो भी जाएंगे? 60 साल या उससे कम होगी। मोदी जी राजी हो जाएंगे? मोदी जी राजी होंगे कि नहीं होंगे तो मोदी जी के हाथ में रह ही नहीं गया है ना। मोदी जी के हाथ में, मोदी जी चीज अपने हाथ में रखनी थी तो 350 सीट लानी चाहिए थी। एक जने मुझसे कह रहे थे कि संघ की प्लानिंग थी पहले जब बीजेपी की संसदीय दल की बैठक होगी वहां कुछ विरोध होगा, लेकिन मोदी जी को पता चल गया, उन्होंने सीधे एनडीए की बुला ली, भाजपा संसदीय दल की बैठक ही नहीं बुलाई। हाँ बिल्कुल, वो तो मैं मेरे ख्याल से मैंने भी जो परसों बातचीत हुई थी आपसे, उसमें मैंने ये बात कही थी। पूरा दांव यही खेला गया है कि भाजपा संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी को अलग से बैठक बुला के पहले नेता चुना जाना चाहिए था, वो नहीं चुना गया। ये मान लिया गया कि वो उसके स्वाभाविक रूप से नेता हैं और वहां पे जाकर एनडीए की मीटिंग में प्रस्ताव रख दिया गया और एनडीए का सीधे सीधे उन्हें नेता चुन लिया गया। उसमें राजनाथ सिंह ने खड़े होकर जब प्रस्ताव रखा तो उन्होंने साथ में ये भी बोल दिया कि भारतीय जनता संसदीय दल के नेता श्री नरेंद्र मोदी को मैं अनुमोदन करता हूं कि वो एनडीए संसदीय दल के नेता चुने जाएं वगैरह। इस तरह ये तरीका अपनाया गया इस काम को करने का। अब देखिए ये जो तथ्य है ये किस तरीके से अपना रंग लाता है। कुछ गर्मी हो सकती है कि अगर आपने उस मीटिंग को अवॉइड किया तो फिर जब दोबारा भाजपा संसदीय दल की बैठक हो तो उसमें कुछ गर्मा गर्मी हो। लगता है कि बिल्कुल, सांसद की हिम्मत मीटिंग को बची है। अवॉइड तो इसलिए किया गया ना कि मीटिंग में कोई खड़े होकर कुछ बोल सकता था। जो चुनाव में पराजय हुई है उस पराजय पे कुछ बातचीत हो सकती थी उसमें, उसको नजरअंदाज, उसको दरकिनार करने के लिए ही ये हथकंडा अपनाया गया। तो अब किसी की हिम्मत है बोल पाए? देखिए घटनाक्रम किस तरीके से आगे बढ़ता है ये सब इस पर निर्भर करता है। जो अब विधानसभा चुनाव होंगे, अगर बहुत दूर तो है नहीं विधानसभा चुनाव, इसी साल 3 विधानसभा चुनाव होने हैं और इस साल में मुश्किल से 7 महीने इस साल में 5 महीने बचे हैं इस साल के अंदर, 6 महीने बचे हैं इस साल में। तो ऐसी स्थिति में 3-4 महीने में ही पता लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनावों के धरातल पर कितने पानी में है। अगर भाजपा वापसी करते हुए नहीं दिखी, ऐसे अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दबाव डाला है कि आप दुष्यंत चौटाला से हरियाणा में समझौता कीजिए, कि अगर आप समझौता नहीं करेंगे तो आपकी और दुर्गत होगी हरियाणा में। हरियाणा में वही 5 सीटें तो हार गए, पहले 10-10 सीटें हर बार जीतते थे, 5 सीटें तो हार ही गए। तो अब जाट वोट सख्ती के साथ इनके खिलाफ है और कांग्रेस जो है बहुत सारे गैर जाटों को भी टिकट देगी। ऐसा थोड़ी ना कि सारी सीटों पर केवल जाटों में ही टिकट दे दिया जाएगा। तो वो गैर जाट, भाजपा का जो गैर जाट समर्थन आधार है उसमें भी कटौती करेंगे। तो भाजपा हरियाणा में बहुत बुरी स्थितियों का सामना करेगी। हरियाणा में 21% दलित हैं, 21% दलित हैं जो इस वक्त इंडिया गठबंधन के साथ हैं। उनको भाजपा दोबारा कैसे अपनी ओर खींचेगी? केवल पंजाबियों के वोटों से और के वोटों से ना आप जीत जाएंगे। मनोहर लाल खट्टर की बिरादरी और सैनी बिरादरी से तो ना जीत जाएंगे आप। उधर महाराष्ट्र में भी हालत खराब है। देखिए महाराष्ट्र में तो अगर महागठबंधन ने बुद्धिमानी की और ठीक से कदम उठाए तो वो ये महायुति को बहुत बुरी तरह परास्त करेंगे, काफी बुरी तरह परास्त होंगे। हालात झारखंड में भी ऐसी हैं, हेमंत सोरेन की सहानुभूति बहुत है वहां पे। झारखंड एकमात्र मेरे ख्याल से ऐसा प्रांत है जहां आदिवासियों ने भाजपा को नापसंद किया है, वरना आमतौर पे आदिवासी वोटों ने मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में
और कुछ-कुछ महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की तरफदारी की है। ठीक बात है। हुँ। झारखंड। ठीक बात है, हम लोग निगाह बनाए रखेंगे। बहुत-बहुत बिल्कुल। शुक्रिया अभय जी इतनी सारी बातचीत को समझाने के लिए। तो ये थे अभय दुबे जी और हम लोग बात कर रहे थे कि आखिर देश की राजनीति में क्या होगा? मुझको यकीन है ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। अपनी राय से अवगत कराइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।